Hi students, my name is Arif Malik and today we will talk about the replication of DNA. हमने इससे पहले देखा था रेप्लिकेशन में पिछले वाले टॉपिक में जो रेप्लिकेशन के सब मूड्स हमने देखे थे। सेमी कंजर्वेटिव थी रेप्लिकेशन। उसके बाद आज हम देखते हैं हाउ द रेप्लिकेशन ऑकर्स। हमें पता है दो तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। आज हम डीएनए की सिंथेसिस जो है वो डिटेल में देखेंगे, लेकिन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, नॉट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। टुडे पहले हम बताते हैं व्हाट्स रेप्लिकेशन। हम प्रोकैरियोट्स में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे व्हाट्स रेप्लिकेशन एक्चुअली। रेप्लिकेशन इज सिंपली सिंथेसिस ऑफ डीएनए। Synthesis of DNA. Synthesis of DNA from parent strands this is called the synthesis of DNA. मतलब एक डीएनए से दूसरे डीएनए की कॉपी बनाना, दैट्स सिंथेसिस ऑफ डीएनए, दैट्स रेप्लिकेशन। अब हम प्रोकैरियोट्स में देखें डीएनए की रेप्लिकेशन होती कैसे है। वी नो this is a eukaryotic cell. Example, we have here nucleus. Inside nucleus there is chromosome, and inside the chromosomes there lies a DNA. Simply means we have a well developed nucleus, and inside nucleus is DNA. But in case of prokaryotes, it's something different. Prokaryotes do not have what? The nucleus. So their DNA lies in the cytoplasm. Another important feature of prokaryotes is the replication DNA. It occurs in, I'll write it here step by step. What is the replication occurs? First, पहले हम देखें location occurs inside cytoplasm, and यूकैरियोट्स में हम देखेंगे जब यूकैरियोट्स की पढ़ेंगे। सेकंड जो हम देखेंगे रेप्लिकेशन के बारे में, हम देखते हैं इसकी रेप्लिकेशन में और क्या होता है। टाइम ऑफ रेप्लिकेशन, टाइम ऑफ रेप्लिकेशन क्या होगा प्रोकैरियोट्स में। अगर हम यूकैरियोट्स में देखें सेल साइकिल से ऐसा था, ऐसे हमने देखा था, यहाँ था एग्जाम्पल एम फेज G1 S G2, ऐसे कुछ सेल साइकिल हमने देखा था, है ना। यूकैरियोट्स में एस फेज में जो थी डीएनए की सिंथेसिस होती थी, बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स इट ऑकर्स बिफोर द सेल डिवीजन। ठीक है ना, इट ऑकर्स अर्लियर, जस्ट प्रायर ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन से पहले होगी रेप्लिकेशन इनमें प्रोकैरियोट्स में। इंपॉर्टेंट स्टेप है ना। दूसरी चीज हम क्या देखते हैं रेप्लिकेशन के बारे में इन प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए है, याद रखना हमेशा यूकैरियोट्स के डीएनए से छोटा होता है। यूकैरियोट्स का डीएनए 2.2 मीटर लॉन्ग होता है, एंड इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स इट्स अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिलीमीटर। सो इट्स वेरी स्मॉल इन केस विथ डीएनए ऑफ यूकैरियोट्स। दूसरी चीज हम देखते हैं, टाइम भी देखा रेप्लिकेशन की। अब हम डीएनए का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डीएनए जो प्रोकैरियोट्स का कुछ ऐसा होता है सर्कुलर। प्रोकैरियोट्स है सर्कुलर डीएनए, है ना। हमारा जो कुछ लीनियर था, है ना। अब डीएनए सर्कुलर है। अब जब ये डीएनए है सपोज इसमें रेप्लिकेशन होगी, जहां से ही रेप्लिकेशन होगी ऐसे ही प्रोकैरियोट हमारी सेल में यूकैरियोट्स में क्या होते हैं, कुछ यूनिट्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं रेप्लिकेशन यूनिट्स। ठीक है ना, बहुत सी जगह से रेप्लिकेशन होगी। व्हाई इन केस ऑफ यूकैरियोट्स वी हैव मल्टीपल रेप्लिकॉन्स, मल्टीपल, बिकॉज डीएनए बहुत लंबा होता है ना। डीएनए जब लंबा होता है तो उसके लिए जब मल्टीपल रेप्लिकॉन्स होंगे, इन 24 आवर्स रेप्लिकेशन होनी है, तो क्या होगा, मल्टीपल रेप्लिकॉन जब होंगे तो डीएनए की सिंथेसिस जल्दी जल्दी होगी, है ना। सिंपल है। अब इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, रेप्लिकेशन जो है, अगर हम रेप्लिकेशन क्या होती है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, दैट इज
single. So what's in this case? They have the single replicon. इनमें क्या होता है प्रोकैरियोट्स के केस में? दे हैव अ सिंगल रेप्लिकॉन, ओनली वन रेप्लिकॉन. क्यों? अगर डीएनए छोटा है और 20 मिनट लगते हैं डीएनए की रेप्लिकेशन में इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स वी सी, एंड सो इसलिए एक रेप्लिकॉन भी जो है काफ़ी है. दैट्स इट. दूसरी चीज़ जो हम रेप्लिकेशन की देखते हैं, रेप्लिकेशन इज बाय डायरेक्शनल. बोथ ऑर्गेनिज्म में, इन केस ऑफ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, इट्स बाय डायरेक्शनल. बाय डायरेक्शनल मीन्स this is a starting point, means starting point. So when the replication occurs, it occurs in both cases, here and here also. इस तरफ भी होगी, इस तरफ भी होगी. Suppose the DNA, it occurs here and here as well. Replication is bidirectional. Important points I am discussing here. These are important points. So another term is now. When the replication starts in prokaryotes, so what happened? There is a starting point. Everything has a starting point. मैं इस पेन से लिखना शुरू करता हूँ. It's I start from here. This is starting point. कोई भी चीज़ जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं उसके लिए हमने कुछ नाम रखा होता है. इसी तरह here इस डीएनए में प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है मीन्स starting point is known as ORIC. ORIC. What is ORIC? It is origin of chromosomal replication. Simply है बच्चे, origin of chromosomal replication. This is ORIC. प्रोकैरियोट्स में जहाँ रेप्लिकेशन स्टार्ट होती हैं उस स्टार्टिंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ORIC. व्हाट्स ORIC? इट्स origin of chromosomal replication. So what's why chromosome? अगर हम ये बताते हैं प्रोकैरियोट्स में क्रोमोसोम नहीं होते हैं तो हाउ दिस क्रोमोसोम? एक्चुअली इट्स व्हाट आपने सुना होगा जो प्रोकैरियोट्स का डीएनए होता है, इट्स न्यूक्लियोइड. इट्स नोन एज न्यूक्लियोइड और प्रोक्रोमोसोम, है ना? इसीलिए हम कहते हैं origin of chromosomal replication. origin of chromosomal replication. ये जो origin of chromosomal replication होती है, सपोज दिस site, this is ORIC. This ORIC has 245 long region of base pairs, long region. इस ORIC में क्या होती हैं? 245 बेस पेयर एक लॉन्ग रीजन होता है ये ORI का. ठीक है ना? ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, जा सकता है. ORIC की जो बेस पेयर्स होती हैं उसमें कितनी बेस पेयर्स होती हैं? दैट्स 245. है ना? This was the little idea about the mechanism of replication in prokaryotes. Now let's have a glance about the main mechanism of replication. ठीक है ना? Now we see this was the DNA of prokaryotes. This was ORI. Yeah, I am drawing this ORI here. Let me draw it here. Suppose this was this part ORI. ORI में मैंने कुछ हिस्सा इधर ड्रा किया. इसमें कितनी बेस पेयर्स थी? 245 BP. I draw some part of this ORI here. Now क्या होता है इस ORI में? कुछ हिस्से होते हैं यहाँ पर ऐसे 3 regions. ये 3 region होते हैं एक साइड में. इनको हम क्या कहते हैं? 30 मार. These 30 मार are AT rich regions. सिंपली मैं फिर बता रहा हूँ आपको, डीएनए का जो मैं पार्ट ड्रा किया, इस पार्ट में क्या होगी? तीन ऐसी साइट्स होंगी. कितनी साइट्स होगी? 3 ऐसी साइट्स होगी जिनमें एडेनिन थाइमिन की कंसंट्रेशन जो है ज़्यादा होगी. दैट हियर इज मोर एडेनिन थाइमिन, हियर इज मोर एडेनिन थाइमिन, हियर इज मोर एडेनिन थाइमिन. किसके? इंस्टीड गवानीन साइटोसिन.
और क्या होता है जो इसमें बेसिस होती है, दैट्स 13. इट कंटेन दिस वन रीजन 13 मार, दिस इज अनदर 13 मार, 13 मार. व्हाट्स मार स्टैंड्स फॉर? मार इज सिंपली, जैसे हम ड्रा करते हैं, कभी लिखते हैं मोनोमार, डायमार, ट्राइमार, टेट्रामार, पेंटामार, हेक्सामार, लाइक दैट. It contains 13 bases, so it's 13 mar. This is one side. The another side of DNA contains the 4 sides. 1, 2, 3, and 4. Is it? This 4 region contains 4 regions. These 4 regions are known as 9 mar. इन्हें हम क्या कहते हैं? 9 mar. 9 mar. Why 9 mar? Because they contain 9 base pairs. है ना? इसमें 9 base pairs होती हैं. That's why it's known as 9 mar. This contains 13. That's why it's known as 13 mar. अब इन 9 mar में क्या होता है? ये सिंपली जो रीजन होता है, इसमें इस 9 mar रीजन को हम और भी एक नाम देते हैं, दैट्स DNA A box. Why it's known as DNA A box? I will tell you it later. ठीक है? अब यहाँ तक इस DNA का पार्ट मैंने ड्रा किया. इससे पहले मैं बता दूं, the replication in prokaryotes occurs in 3 steps. 3 steps. That is initiation. Second is elongation, and third one is termination. Initiation, elongation and termination. ठीक है ना? इन 3 पार्ट्स में रेप्लिकेशन होगी. वी विल फर्स्ट नाउ अबाउट द इनिशिएशन पार्ट. ठीक है? अब हम इनिशिएशन पार्ट को पहले इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं. अब ये डीएनए कुछ ऐसा था. अब डीएनए ऐसा होता नहीं है, सर्कुलर कुछ ऐसा होता है. अब मैं फिर कुछ ड्रा करता हूँ. दरअसल ये होगा कैसे? ये कुछ ऐसे होगा, है ना? दिस डीएनए लुक लाइक समथिंग लाइक दिस, है ना? यहाँ पे क्या था? 13 मार, 13 मार, एंड हियर वाज ये 9 मार जो होते हैं, ये 4 होते हैं, 4 रीजन, एंड दीज 9 मार्स आर 3 रीजन. रिमेंबर इट. सो यहाँ कितने होंगे? 4 रीजन, है ना? अब मैंने बताया था आपको डीएनए ए बॉक्स, है ना? अब हमें पहली फंक्शन क्या है इनिशिएशन में? डीएनए को थोड़ा अनवाइंड करना, डीएनए में थोड़ी सी बबल बना देना जिसमें हम रेप्लिकेशन कर सकें. उसके लिए मैंने आपको बताया यहाँ पर कुछ इस 9 मार पर जो 4 रीजन है, इन पे एक डीएनए ए बॉक्स भी हम इसे कहते हैं. क्यों कहते हैं? इस जगह पर एक प्रोटीन आके बैठता है जिसे हम कहते हैं डीएनए ए प्रोटीन. डीएनए ए प्रोटीन. What's this DNA protein? This is hexamer. Hexamer protein. इसके 6 यूनिट्स होते हैं लाइक दिस, ऐसे 1 2 3 4 5 6. ये हेक्सामर प्रोटीन क्या है? ये पहले जो है डीएनए की अनवाइंड करता है, बट दिस इज एटीपी और जीटीपी डिपेंडेंट. दिस प्रोटीन इज एटीपी और जीटीपी डिपेंडेंट. हम क्या देखते हैं पहले? अब मैंने स्ट्रक्चर कुछ यहाँ ड्रा किया था. अब ये प्रोटीन भी इसी जगह पर होगा ना? इस जगह पर मैंने ये प्रोटीन दिखाया. अब ये प्रोटीन भी कहाँ होगा? ऐसे. सपोज दिस इज अ प्रोटीन, डीएनए ए प्रोटीन एट साइट 9 मार और डीएनए ए बॉक्स साइट. नाउ this is AT rich dependent, this is ATP dependent. It needs ATP to hydrolyze the bonds. But आपने सुना होगा adenine is equal to thymine, guanine is equal to cytosine. Between guanine and cytosine there is 3 bonds, and between adenine and thymine there is 2 bonds. So it's a common sense when we hydrolyze or broke these bonds, it needs the more energy instead of this. And this class needs more energy because it contains 3 hydrogen bonds. This contains 2. So see here simply this 13 mar was AT rich, adenine thymine rich region. So this protein, DNA A protein, showed its
effect on 13-mer. When it shows its effect on 13-mer, it hydrolyzes these bonds. When these bonds get hydrolyzed, this DNA gets unwound. It makes a bubble. The bubble will look like something like this. This bubble look like something this, है ना. अब ये डीएनए की स्ट्रेंथ जो है यहाँ पे ये रह गई, ये यहाँ पर रहेगी. Now this DNA is separated and it forms a bubble-like structure. It's called a replication bubble. Is it replication bubble? अब हमें DNA क्या है unwind हो गया with the help of DNA A protein. Now let's see this second step. What happens in the second step? अब जब हमें DNA की बबल बन गई, अब हमें क्या करना है? सिंपली अब हमें DNA और भी आगे डिस्ट्रॉय करने हैं हाइड्रोजन बॉन्ड. We have to destroy more the hydrogen bonds in order to replicate the whole DNA. So what happened? और भी DNA में बहुत ये चीज़ आपको याद रखनी होगी. Replication is a lengthy process and it requires the cluster of enzymes. So this was the first enzyme, DNA protein. Now the another protein comes. If I draw this structure here now, suppose this was the structure, replication bubble. This was the structure of replication bubble, है ना. रेप्लिकेशन बबल को अब क्या करना है? यहाँ पर तो और हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, है ना. यहाँ भी होगा, है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड. ऊपर से रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल प्रोसेस, इस साइड में भी जाना है, इस साइड में भी जाना है. एक प्रोटीन ए प्रोटीन जो था एटीपी डिपेंडेंट था, है ना. अब उसको जो वो इतनी ज़्यादा जो हेलिक्स फंक्शन है, मीन्स डिस्ट्रॉइंग फंक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को नहीं कर सकता. इसके लिए और एक प्रोटीन है जिसका नाम है, जिस प्रोटीन को हम कहते हैं, क्या हम इसे कहते हैं? DNA B protein. Here is another protein like this. Suppose this is DNA B protein. What is the DNA protein? DNA B protein is also known as helicase. Remember, DNA B protein or DNA helix. What is the function of? मैं इस निशान से ड्रॉ करता हूँ. दिस इज सिंबल ऑफ इसका एग्जाम्पल. What is its function? Its function is to destroy these hydrogen bonds in both the sides. यहाँ भी, है ना. रखा याद कौन सा प्रोटीन था? DNA B प्रोटीन, दैट्स हेलिकेज. अब हेलिकेज यहाँ भी होगा, है ना, यहाँ भी होगा. But this helicase binds a specific position called the pass site. Here, जहाँ भी ये बैठेगा, suppose this will bind here and this site is known as pass site. What's pass? It's chromosome assembly site. What is this chromosome assembling site? ये chromosome assembling site वो है जहां पे आके ये हेलिकेस, सिंपली हेलिकेस आके बैठेगा और हाइड्रोजन बॉन्ड्स को डिस्ट्रॉय करेगा, है ना. सिंपली समझ में आ गया. अब क्या होगा? ये क्रोमोसोम असेंबलिंग साइट जो है PAS साइट, यहाँ पे लाने के लिए इस एंजाइम जो हेलिकेस है, DNA B प्रोटीन है, इसे ना कोई चीज मदद करेगी, है ना. वो कौन है? हम देखते हैं, है ना. वो ये है, उसे हम कहते हैं प्राइमोस कॉम्प्लेक्स. प्राइमोस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? इट्स DNA C, DNA T protein and Pri-C and Sorids and Pri-B. These four complex proteins, DNA C, DNA T, Pri-C, Pri-B, these forms a complex known as primosome complex. Primose complex. Primose complex के साथ क्या जुड़ जाता है? प्लस ये हेलिकेस और DNA B प्रोटीन, है ना. DNA B प्रोटीन को अब ये चार जो प्राइमोज कॉम्प्लेक्स के यूनिट्स हैं
they will help to this DNA B protein to load here at the PAS site. PAS site पे लाने के लिए हेलिकेज को कौन मदद करते हैं? That's primose complex. And what is the composition of primose complex? That's this. है ना? अब क्या होगा? ये DNA जो है सिंपली अब DNA को ऐसे कट करता चला जाएगा आगे तक, यहाँ से भी आगे बाई डायरेक्शनल है ना? अब DNA को कट होता है, लेकिन कभी कभार क्या हो सकता है, सही बात है, माना कि DNA को ये कट कर रहा है यहाँ से, है ना, यहाँ भी कट कर रहा है ऐसे, हो सकता है कभी कभार ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है फिर से जुड़ जाए, है ना। इसके लिए और एक एंजाइम होता है जिसे हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज SSB और हेलिकेज डिस्टेबलाइजिंग protein. What is the function of this SSB or helicase destabilizing protein? This protein simply क्या करता है, ये इसे DNA को फर्दर जुड़ने से बचाता है. So hence it shows cooperative binding. कोऑपरेटिव बाइंडिंग मीन्स क्या होता है, जितना ये हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड्स को इधर काटता जाएगा उतना ये ऐसे ऐसा चलता जाएगा आगे आगे. क्यों चलता जाएगा? ताकि ये DNA कहीं फिर से जुड़ ना जाए और जो एनर्जी है वो ज़्यादा खर्च ना हो जाए, है ना। यहाँ तक समझ में आया? कौन सा एंजाइम हमने? हेलिकेज देखा, DNA B प्रोटीन देखा, A प्रोटीन देखा, है ना, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन देखा. अब क्या देखते हैं हम, अगर DNA हमने देखा यहाँ तक, इसके बाद क्या होगा, ये DNA सपोज कुछ ऐसा था, है ना. इस DNA की पोलरिटी कुछ 3:5 बाद में बता दूंगा. अब ये DNA कुछ ऐसा था, यहाँ पे कौन था? SSB सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, है ना. यहाँ पे कौन था? हेलिकेज कट कर रहा था, है ना. अब जब ये DNA अनवाइंड आगे होता जाता है, अचानक चलते चलते DNA सर्कुलर होता है, इसमें क्या हो जाती है? सुपर कॉइलिंग हो जाती है. क्या हो जाती है? सुपर कॉइलिंग, दैट्स टेंशन. यहाँ क्या क्रिएट हो जाती है? टेंशन. आपने अगर सिंपली देखा होगा, कभी कभार घर में से क्या करना, राउंड वायर को उठाना, जो वायर के जुड़ी होती वायर है उसे उठाना, उस वायर को जब आप उठाओगे तो बीच में से इसे खींचना. जब आप खींचते जाओगे, जब आप एक जगह पे पहुंच जाओगे पोजीशन पे, वहाँ क्या हो जाएगी? सुपर कॉइलिंग हो जाएगी और टेंशन क्रिएट हो, उससे आगे चलेगी नहीं, है ना. इसी तरह ये प्रोसेस आगे चलती थी, लेकिन ये प्रोसेस अब चलते चलते रुक जाएगी. क्यों रुक जाएगी? क्योंकि ये चलते चलते इसलिए रुक जाएगी ताकि इसमें टेंशन क्रिएट हो गई, सुपर कॉइलिंग हो गई, है ना. यहाँ पे अगर सुपर कॉइलिंग है ना, सुपर कॉइलिंग को रिमूव करने के लिए और एक एंजाइम आ जाएगा जिसे हम कहते हैं टोपो आइसोमेरेज और गायरेज. टोपो आइसोमेरेज दो होते हैं, टोपो आइसोमेरेज फर्स्ट एंड सेकंड, है ना. इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स द मोस्ट फंक्शन शोज topoisomerase second and gyrase, है ना. what is the function of it? Removes or cuts double helix, है ना. hence removes super coiling. अब इसने कॉइलिंग को क्या किया? इस सुपर कॉइलिंग को रिमूव कर दिया, है ना. इसके बाद ये क्या करेगा? एंड then again reassociates double helix. इसकी दो फंक्शन है जो मैंने दो पेन से लिखी. पहली वाली फंक्शन क्या है? सुपर कॉइल को रिमूव करना. अगर आपको क्वेश्चन आए कि डीएनए में जो सुपर कॉइलिंग हो जाती है, टेंशन क्रिएट हो जाती है, वो किससे रिमूव होती है? दैट्स रिमूव्ड बाय दैट्स रिमूव्ड बाय टोपोआइसोमरेज. या दूसरी फंक्शन इसकी क्या है? ये फिर जब कट करता है, डबल स्ट्रैंड कट करता है, उसके बाद क्या है? रिमूव करता है सुपर कॉइलिंग को, देन डीएनए को रीएसोसिएट कर देता है. नाउ दिस इज हियर अनदर एंजाइम जिसे हम कहते हैं टोपोआइसोमरेज. अब यहाँ तक हमें डीएनए आ गया. अब हम इससे आगे की कुछ थोड़ी सी प्रोसेस देखें, इससे आगे क्या होगा. चलो देखते हैं.
ना, जहां तक हमें डीएनए मिल गया है ना, अब जहां तक हमें डीएनए मिल गया, इसके आगे क्या होगा? इसके आगे सपोज अब मैं ऐसे डीएनए को, हम इस वक्त इंसेशन पार्ट पढ़ रहे हैं, अब मैं कुछ डीएनए को ऐसे ड्रा करता हूं, है ना, ये अब डीएनए है, ये हमारे पास क्या है, सिंपली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रोकैरियोट्स का, है ना, एस्टेरिक कोली या किसी और ऑर्गेनिज्म का। अब ये डीएनए हमने उठाया, इसकी पोलरिटी क्या होगी, 5 डैश, यहाँ 3 डैश, यहाँ 3 डैश, यहाँ 5 डैश, है ना। अब डीएनए ऐसे होता है, यहाँ पे हमें क्या था, हमें यहाँ पे था सिंपली ये कौन सा एंजाइम था, हमें पहले हमें यहाँ पे था हेलिकेज, ठीक था, है ना, फिर हमें यहाँ पे था टोपोआइसोमरेज, है ना, टोपोआइसोमरेज, और फिर यहाँ पे कौन था, ये पहला वाला, ये था SSB, है ना, टोपो सिंगल सेल बाइंडिंग प्रोटीन है, ठीक है ना, या गायरेज था, यहाँ पे टोपोआइसोमरेज था, ठीक है ना, सॉरी गायरेज या टोपोआइसोमरेज। ये एंजाइम कुछ अपनी फंक्शन दिखा रहे थे जो हमने पहले देखा था। अब क्या होगा, अब ये डीएनए जो आगे आगे कट होता जा रहा है, सिंगल स्ट्रैंड बनती जा रही है, अब हमें नए डीएनए की सिंथेसिस शुरुआत करनी है। दैट्स जो असली आपको अगर मालूम होगा कि डीएनए की जो रेप्लिकेशन, इसमें जो मेन जो डिफरेंशिएट क्रिएट करते हैं, दैट्स द इनिशिएशन पार्ट विच क्रिएट्स द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन। अब रेप्लिकेशन स्टार्ट करनी है, रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए हमें क्या होगा, कुछ इंपॉर्टेंट एक एंजाइम है जिसे हम कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज। ये हमेशा याद रखना, डीएनए पॉलीमरेज की मेन फंक्शन अब होगी, अब किसकी फंक्शन है डीएनए सिंथेसिस करने के लिए, दैट्स द फंक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। नाउ डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, सिंपली इसकी दो फंक्शंस होती हैं, ठीक है ना, डीएनए पॉलीमरेज की दो फंक्शंस होती हैं, एक ये दिखाता है 5 to 3 डैश, ठीक है ना, पॉलीमरेज एक्टिविटी, पॉलीमरेज activity. Second thing about this is it shows 3 to 5 days और ये 3 to 5 days जो है एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी दिखाएगा। व्हाट्स द एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी? एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी दरअसल ये होता है, आपने जब जेनेटिक इंजीनियरिंग में देखा होगा एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस, जो ये इनकी फंक्शन क्या होती हैं, कट करना या और कुछ। एक्सोन्यूक्लियस जो है ये डीएनए को कट करते हैं फ्रॉम द एंड्स, और जो ये पॉलीमरेज 5 3 डैश एक्टिविटी होती है, मीट इज द सिंथेसिस ऑफ डीएनए फ्रॉम दिस 5 डैश टू 3 डैश, पॉलीमर बनाना, ठीक है ना, पॉलीमर से तो अब डीएनए बनेगा, हमें वही तो हम चाहते हैं, है ना। अब ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, डीएनए पॉलीमरेज जो पॉलीमरेज एक्टिविटी दिखाता है वो किस अलॉन्ग स्ट्रैंड दिखाता है, 5 to 3, एंड द एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी किस अलॉन्ग, दैट्स 3 to 5 डैश, है ना। नाउ दिस डीएनए पॉलीमरेज इज ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है ना, डीएनए और it's of 3 types. First is polymerase first or Korenberg enzyme, ठीक है ना। Paul second, this is Paul third. This DNA polymerase is known as Korenberg enzyme because it was discovered by Korenberg in 1956. That's why it's known as Korenberg enzyme, ठीक है ना। अब ये जो पॉलीमरेज होते हैं, अब हम एक एक को देख लेते हैं। पहले ये जो होता है पॉलीमरेज, फर्स्ट इज मोनोमेरिक, फर्स्ट थिंग इज मोनोमेरिक, इट्स molecular weight 103 kilodalton, 103 kilodalton. It's found in 2 fragments, है ना, एक बड़ा वाला होता है, एक छोटा वाला होता है। ये जो होता है दिस 68 kilodalton एंड दिस इज 35 kilodalton। तीसरी बात जो है, इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में बताना चाहता हूँ, मैंने बताया था डीएनए पॉलीमरेज शोज एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी बट इट शोज 3 to 5 days, है ना, बट
This polymerase first shows exonuclease activity 5 to 3 dash. This shows its activity 5 to 3 dash, but which activity? Exonuclease. इन तीनों में से सिर्फ यही एक है जो 5 to 3 dash exonuclease एक्टिविटी दिखाता है। तीसरी फंक्शन क्या है इसकी, और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन, दैट्स इट removes RNA प्राइमर। ये अब जो RNA प्राइमर DNA में बनेंगे वो हम लेटर देखेंगे। अब इसके बाद जो RNA प्राइमर कैसे बनेंगे उनको ये क्या करेगा, रिमूव करेगा। कौन करेगा? RNA प्राइमर को रिमूव करेगा पॉलीमरेज फर्स्ट है। अब हम RNA पॉलीमरेज सेकंड की फंक्शन देखते हैं। ये क्या करेगा, पहले ही इसकी फंक्शन होगी 5 to 3 dash क्या होगी, पॉलीमरेज एक्टिविटी। 3 dash to 5 dash होगी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। मॉलिक्यूलर वेट जो होगा दैट विल बी अराउंड 103 किलो डाल्टन, है ना, ठीक है ना। एंड ये फंक्शन, इसकी जो भूमिका है उतनी नहीं पाई जाती प्रोकैरियोट्स रेप्लिकेशन में, फिर भी ये क्या करेगा, रिमूव्स और ये मदद करेगा माइनर रिपेयरिंग में, ठीक है ना। अब ये रहा सेकंड। अब हम थर्ड देखते हैं। पॉलीमरेज थर्ड जो है इसकी भी पहले फंक्शन ये वाली सेम होगी ना, 5 to 3 dash पॉलीमरेज एंड 3 to 5 dash एक्सोन्यूक्लियस। उसके बाद जो है ये पॉलीमरेज सेकंड जो है, थर्ड जो है, इसका जो हम देखते हैं बहुत ही जो 2000 किलो डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट होता है ना। ये तीसरी फंक्शन होगी इसकी। इसके बावजूद इसके जो सब यूनिट्स होते हैं बहुत, इट्स अप्रॉक्सीमेटली मेड अप ऑफ 10 सब यूनिट्स। दैट इज किस चीज का बना होता है, अल्फा, ये बना होता है एप्सिलॉन, थीटा, इट्स मेड अप ऑफ बीटा, it also contains tau, it also contains it also have gamma, it also has delta dash, it also has delta dash, it also has psi, it also has chi। 10 यूनिट्स का ये बना होता है, अल्फा, एप्सिलॉन, थीटा, बीटा, टाउ, गामा, डेल्टा डैश, साई, काई। ना अब क्या होगा, ये तीन जो है अल्फा, एप्सिलॉन, थीटा, ये तीन मिलकर एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जिसे हम कहते हैं कोर पॉलीमर सिंपली, है ना। इसे हम क्या कहते हैं, इस बीटा को हम कहते हैं स्लाइडिंग क्लैम्प कौन है, बीटा। टाउ जो है, टाउ क्या करता है, ये क्या करता है, फंक्शन ऑफ टाउ इज डाइमराइजेशन ऑफ कोर पॉलीमर। ये जो कोर पॉलीमर्स हैं इनकी डाइमराइजेशन करता है, मीन्स अगर ए से दो कोर पॉलीमर बन जाते हैं उनको ये ए से जोड़े रखता है, कौन, टाउ, है ना। वो हम अब लेटर देखेंगे कैसे होता है। ये थी, मगर पहले क्या देखा जाता था, जब पहले एप्लीकेशन प्रूव हुई थी प्रोकैरियोट्स में, तब बताया जाता था जो ये एप्सिलॉन है ये सिंथेसिस करता है लैगिंग स्ट्रैंड की। इट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड। और जो ये कौन सा है, डेल्टा है, इट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड। ये पहले बताया जाता था कि ये एप्सिलॉन जो है लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस करता है, और जो ये डेल्टा है ये लीडिंग स्ट्रैंड को सिंथेसिस करता है। लेकिन फिर ये प्रूव किया गया नहीं, ये तीन सब यूनिट्स दरअसल मिलके अल्फा, एप्सिलॉन, टाउ जो कोर पॉलीमर बनाता है वही फिर सिंथेसिस में मदद करता है। किसकी सिंथेसिस में मदद करता है, लीडिंग स्ट्रैंड को या डीएनए को सिंथेसिस करने में बोथ स्ट्रैंड को, ठीक है। अब इन चीजों को आप याद रखना। अब हम इसके बाद मैकेनिज्म को, अब इनिशिएशन हो गई है। अब यहां तक क्या हो गया,
ये इनिशिएशन हो गई, मीन्स अब हमारा जो डीएनए है वो शुरू हो गया। अब हम दूसरा पार्ट देखते हैं, इलांगेशन। इलांगेशन अब क्या होगा देखते हैं। सब कुछ ये डीएनए था, है ना, है ना। अब डीएनए ये हमें पता है 3' होगा, 5' होगा, 3' होगा, 3' होगा, 5' होगा। ये क्या हमारे पास अब है, डीएनए है। अब डीएनए की पोलरिटी जो है 5 to 3'। अब जो नया वाला डीएनए सिंथेसिस होगा वो हमेशा 5 to 3' ही सिंथेसिस होता है। दैट विल बी ऑलवेज सिंथेसिस फ्रॉम 5 to 3', नॉट 3 to 5'। बट इलांगेशन पार्ट में क्या होता है, अब जब डीएनए का सब कुछ मिल गया, हमें अब इलांग करना है, मीन्स वो हैव टू नाउ, इलांग मीन्स लंबा करना है अब इस चेन को सिंथेसिस करते करते। तो क्या होगा, डीएनए पॉलीमर जो है इनमें हमने देखा, इनमें सभी फंक्शन जो है इनको आती हैं, मीन्स इसको पॉलीमरेज एक्टिविटी आती है, एक्सोन्यूक्लियस आती है, सब फंक्शन आती हैं, लेकिन इट कैनॉट सिंथेसिस इट्स डीएनए ऑन, ठीक है ना। ये इसका इट कैनॉट ऐड द न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए ऑफ इट्स ओन विच डीएनए पॉलीमरेज, ये अपने आप ही इस नए वाले डीएनए को सिंथेसिस करने के लिए न्यूक्लियोटाइड्स जो है ऐड नहीं कर सकता। इसके लिए इसे और एक एंजाइम रिक्वायर होता है जिसे हम कहते हैं आरएनए प्राइमर या प्राइमर सिंपली। प्राइमर्स या प्राइमर, ये एंजाइम क्या होता है, आरएनए प्राइमर जो होता है, आरएनए प्राइमर या प्राइमेस एंजाइम से कहते हैं या आरएनए प्राइमर, आप बताओ। इस प्राइमेस एंजाइम की क्या एक्टिविटी होती है, दिस प्रोवाइड टू दिस स्ट्रैंड एज ओएच ग्रुप। ये डीएनए पॉलीमरेज को, अगर ये डीएनए था, हमने देखा था ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे, यहाँ ओएच ग्रुप था, ये यही ओएच ग्रुप जब डीएनए पॉलीमरेज को मिलता है, इसके बाद वो डीएनए की सिंथेसिस आगे कर सकता है ना। अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज जो है इसे क्या करेगा, 3OH ग्रुप देगा, ठीक है ना। और उसके बाद ये जो होता है इसकी जो 10 to 12 बेस पेयर लॉन्ग होता है न्यूक्लियोटाइड्स, इस आरएनए प्राइमर में जो न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं दैट्स इक्वल टू 10 to 12 बेस पेयर्स, ये है ना। तो इसके बाद जो होती है इसके बारे में, दिस इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस आरएनए पॉलीमर, दिस इज डीएनए डिपेंडेंट RNA polymerase. Why it's DNA dependent and DNA dependent RNA polymerase? Because it has to show its function with accordance to DNA. इसे जो डीएनए बताएगा इसे वही करना है इस आरएनए पॉलीमरेज को, मींस इसे सिंथेसिस करना है डीएनए, इसे सिर्फ ये क्या करेगा, एडेनिन जो है, फिर उसके बाद यहाँ थायमिन होना चाहिए था, ये यूरासिल ऐड करेगा, बाकी जो है ये पूरा डिपेंडेंट किस पे रहेगा, डीएनए पे। दैट्स व्हाई इट्स नोन एज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, है ना। अब जब ये आरएनए पॉलीमर आ गया, कौन आ गया, आरएनए पॉलीमर 10 to 12 लॉन्ग न्यूक्लियर बेस पेयर्स होती हैं इसमें। नाउ दिस आरएनए पॉलीमर सपोज यहां बैठ गया, दिस इज आरएनए पॉलीमर, है ना। अब इसने OH ग्रुप इसे दे दिया, ठीक है ना। अब यहां से जो एक प्रोटीन था सिंगल सेल बाइंडिंग प्रोटीन, वो अब बाहर चला जाएगा। क्यों चला जाएगा बाहर, क्योंकि उसकी फंक्शन क्या थी, डीएनए को फर्दर जुड़ने से बचाना। अब ये जो यहाँ से एक एंजाइम है बाहर चला जाएगा, वो कौन है, SSB, दैट इज सिंगल सेल बाइंडिंग प्रोटीन। अब वो यहाँ से बाहर चला जाएगा। अब जब ये यहाँ से बाहर चला गया तो अब डीएनए की सिंथेसिस यहाँ से यहाँ होगी, है ना, OH मिल गया। अब डीएनए पॉलीमरेज अपनी फंक्शन दिखा सकता है। अब डीएनए पॉलीमर क्या करेगा, अब ये सिंथेसिस डीएनए की ऐसे करेगा, यहाँ करेगा ना, फिर यहाँ से 5' होगा, है ना, 3 यहाँ 5 होगा, यहाँ 3' होगा, ऐसे ही यहाँ तक करता जाएगा डीएनए की सिंथेसिस। सिंपल है ना, समझ में आ गया ना। अब क्या होगा इस स्ट्रैंड का, अब दूसरी स्ट्रैंड के बारे में हम सोचते हैं। अब जब ये दूसरी स्ट्रैंड भी सिंथेसिस होने वाली है तो इसमें क्या होगा, यहाँ 3 था, यहाँ 5' है। अब डीएनए की सिंथेसिस होनी है 5 to 3', लेकिन अब ये 5 है, यहाँ फिर 3 होगा, यहाँ 5 होगा, ये सिंथेसिस यहाँ से यहाँ होनी थी, लेकिन 3 to 5' कभी भी डीएनए की सिंथेसिस नहीं होती। मालूम है ना हमें डीएनए की सिंथेसिस कहाँ से होती है, यहाँ से यहाँ होगी, 5 to 3' होगी, है ना। अब हम डीएनए का पहले वाला पार्ट मैंने आपको बताया था बाई डायरेक्शनल थी, तो मैंने एक ही पार्ट उठाया था, सपोज इस वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो था वो मैंने नहीं दिखाया। अब मैं यही वाला पार्ट दिखा रहा हूँ, इसमें रेप्लिकेशन यहाँ होगी, है ना, दूसरे वाले पार्ट में वहाँ रेप्लिकेशन होगी, है ना। इस वाले पार्ट में अब रेप्लिकेशन डीएनए की सिंथेसिस होनी चाहिए थी, अब ये भी यहाँ ही होनी चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है, पोलरिटी कुछ गलत है, ऐसे है 5 to 3' डीएनए की सिंथेसिस यहाँ हो जाएगी, है ना।
अब क्या होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको और एक पॉइंट यहाँ पर बताता चलूँ, जो डीएनए की रेप्लिकेशन होती है वो हमेशा 5 to 3' के अलावा न्यू स्ट्रैंड की सिंथेसिस जो होती है वो हमेशा 5 to 3' में सिंथेसिस होगी, है ना। न्यू टेम्पलेट किसके अलावा बनेगी, 5 to 3'। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा जो डीएनए की नई स्ट्रैंड बनती है उसकी पोलरिटी क्या होती है, 5 to 3। अब जब ये डीएनए ए से सिंथेसिस होता है, फिर ये क्या करेगा, ये डीएनए अब ए से कुछ सिंथेसिस होगा, है ना, यहां से यहां तक। अब मैंने आपको बताया था उससे पहले जब डीएनए पॉलीमरेज 3 मैंने बनाया था, हाँ, अब मैंने क्या बताया था आपको पहले, जब डीएनए पॉलीमरेज 3 था उसने एक जो सब यूनिट्स थे उसमें एक था अल्फा एप्सिलॉन थीटा, उन्होंने एक पॉलीमर बनाया था विच नोन एज कोर पॉलीमर। कोर पॉलीमर क्या होगा, कोर पॉलीमर आके यहाँ पर बाइंड करेगा। कोर पॉलीमर क्या दिखाएगा, वही पॉलीमरेज एक्टिविटी दिखाएगा, दैट विल हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ डीएनए, ठीक है ना। वही डीएनए को सिंथेसिस करने में क्या करेगा, मदद करेगा, ठीक है ना। अब डीएनए सिंथेसिस में मदद करेगा, ठीक है ना। ये कौन है, कोर पॉलीमर, ठीक है। अब यहां पे भी एक कोर पॉलीमर होगा ऐसे, है ना, समझना मैकेनिज्म को। अब ये कोर पॉलीमर कुछ ऐसे जुड़े होते थे टाउ के साथ, जिसे मैंने कहा था डाइमराइजेशन ऑफ कोर करता है, दैट्स टाउ। फिर मैंने और एक कॉम्प्लेक्स बताया था जिसे हम बीटा के नाम से जानते थे, स्लाइडिंग क्लैम्प, है ना। मैंने बताया था और एक होता है स्लाइडिंग क्लैम्प। स्लाइडिंग क्लैम्प की क्या फंक्शन होती है, स्लाइड मीन्स ये अगर कभी कभार चलते 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 ऐसे स्लाइड हो जाए, उसे यही बीटा बचाता है स्लाइडिंग क्लैम्प से, है ना। अब ये मैकेनिज्म यहां तक हो गया, सिंपल है ना। अब इसके बाद क्या होगा, अब ये मैकेनिज्म जब यहां तक चलेगा, अब ये डीएनए की सिंथेसिस इधर हो रही है, लेकिन ये इधर हो रही है बच्चे, कुछ अजीब सा हो रहा है, ये इधर जा रहा है, ये वाला इधर जा रहा है। अब क्या होगा, इधर इधर, ये जब इधर चलता 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 सपोज ये जब यहां पहुंच जाएगा, ये कहां पहुंच जाएगा, ये तो इधर जा रहा है, ये यहां पहुंच गया होगा। अब ये क्या करता है, जब ये दोनों, ये भी इतनी डिस्टेंस कवर करता है या ये भी इतनी डिस्टेंस कवर करता है, इसे ये जो है फिर अपने साथ ही खींच लाता है। क्या करता है, अपने साथ ही खींच लाता है। क्यों अपने साथ खींच लाता है, ताकि जो डीएनए की सिंथेसिस हो वो इधर नहीं जा सकती, क्योंकि हमें पता है हम इस वक्त इधर की डीएनए देख रहे हैं, बाय डायरेक्शन लें, एक उधर हो रही होगी एक इधर हो रही होगी, है ना। अब ये इसे फिर उठा के यहाँ वापस ले आएगा। अब इसकी मैंने कोर पॉलीमर की जो मैंने बताए थे फंक्शन क्या है, पॉलीमरेज एक्टिविटी है, इसको न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करनी है, ये फिर से यहाँ न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करेगा इस डायरेक्शन में, है ना, दैट इज 5 to 3', है ना। अब यहां से ये चला गया, यहां पहुंच गया, है ना, है ना। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, अब ये यहां से ऐसे ऐसे डीएनए की जो बॉन्ड्स हैं टूटती जाएंगी, ये फिर यहां से इसे फिर ये यहां से खींच के यहां लाएगा, फिर ये सिंथेसिस करेगा और एक स्ट्रैंड की वो ऐसे होगी 5 to 3', है ना। मीन्स ये डीएनए की सिंथेसिस जो है कुछ ऐसे होगी, है ना, इलांगेशन पढ़ रहे हैं। अब यहां पहले मैं आपको बता दूं कि डीएनए का कुछ स्ट्रक्चर ऐसे वाई शेपर बन गया। इस वाई शेपर डीएनए के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, ओपनिंग ऑफ डीएनए, इसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क और आई। This zip-like structure, it's known as replication fork or eye, है ना, replication fork और eye, समझ में आ गया। अब यह भी आपको समझ में आ गया, है ना। अब क्या होगा, अब मैंने बताया आपको ये डीएनए की सिंथेसिस भी कैसे होती है। अब प्रोकैरियोट्स के केस में क्या होता है, डीएनए यहाँ कुछ अपने आप को ऐसे कर्ल कर लेता है, कुछ ऐसे होता है, कुछ इसने ऐसा एक यहाँ पर एक सपोज एक सर्कल राउंड सा बन जाता है यहाँ पर, क्यों, ताकि ये जो कोर पॉलीमर है ये बराबर पोजीशन में रहे, किसके साथ, पहले वाले कोर पॉलीमर के साथ, है ना। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये स्ट्रैंड जो है पहले वाली स्ट्रैंड, इसकी पोलरिटी ठीक है 5 to 3', ये सिंथेसिस कर रही है डीएनए ऐसे, इसे हम कहेंगे लीडिंग स्ट्रैंड, इट्स नोन एज लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है ना। लीडिंग स्ट्रैंड क्यों है, ये स्ट्रैंड सिंथेसिस करती है डीएनए विदाउट एनी डिस्ट्रप्शन, है ना, इसमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं हो रही है, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस इट सिंथेसिस डीएनए फ्रॉम 5 to 3', सिंपली इसे हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है ना। अब दूसरी स्ट्रैंड जो है लैगिंग स्ट्रैंड, है ना। लैगिंग स्ट्रैंड अब यहाँ सिंथेसिस कर रही है डीएनए, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, ये तो डीएनए सिंथेसिस कर रही है, लेकिन डीएनए इट सिंथेसाइजेस डीएनए इनटू द फ्रैगमेंट्स,
ये डीएनए को कुछ फ्रेगमेंट्स में बता रही है, यहाँ भी फ्रेगमेंट, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। अब इस स्ट्रैंड को हम क्या कहते हैं? लैगिंग स्ट्रैंड। इट्स नोन एज लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। इस स्ट्रक्चर को हम रेप्लिकेशन फोर्क कहते हैं या आई कहते हैं। अब ये लैगिंग स्ट्रैंड में जो डीएनए बनते हैं ऐसे फ्रेगमेंट्स, दीज फ्रेगमेंट्स आर सिंपली नोन एज ओकाज़की फ्रेगमेंट्स, ठीक है ना। ये जो सिंथेसिस कर रही है डीएनए की इनटू द स्मॉल फ्रेगमेंट्स, दी स्मॉल फ्रेगमेंट्स आर नोन एज ओकाज़की फ्रेगमेंट्स। ओकाज़की फ्रेगमेंट्स की हम अगर हम देखें इनमें कितनी बेस होती हैं, इनमें होती हैं अप्रॉक्सीमेटली 1000 to 2000 बेस पेयर्स। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रोकैरियोट्स में ओकाज़की फ्रेगमेंट्स की लेंथ कितनी होती है? 1000 to 2000 बेस पेयर्स, बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स इट्स वेरी स्मॉल, दैट्स 100 to 100, ठीक है। प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स का हम बाद में देखेंगे, प्रोकैरियोट्स की बात करें। अब ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, जो लैगिंग स्ट्रैंड है ये जब डीएनए सिंथेसिस कर रही है ये किस स्ट्रैंड के अलोंग कर रही है? 3' to 5' या 5 to 3'? सिंपल है, ये 3' to 5' अलोंग डीएनए सिंथेसिस कर रही है, इसलिए तो इसके डीएनए स्मॉल स्ट्रेचेस में हो रहे हैं, स्मॉल स्ट्रेचेस में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, इनकी लेंथ इतनी है। यहां तक समझ में आ गया आपको, है ना। अब यहां पर क्या मसला हो गया, हमें ये डीएनए सिंथेसिस हो गया, अब यहां तक हमें इलांगेशन, अब ऐसे ये चेन आगे बढ़ती जाती है, आगे बढ़ती जाएगी और पॉलीमर फिर आगे आता रहेगा, डीएनए की जो रेप्लिकेशन है होती जा रहेगी। लेकिन इस चीज से हमें और एक चीज यहाँ पर दिखने को मिल रही है, अंडरस्टैंड हो रही है, दैट इज डीएनए सिंथेसिस इज सेमी डिसकंटिन्यूअस। डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी discontinuous. Why it's semi-discontinuous? It is from here it's continuous, but it is semi-discontinuous. From here it's discontinuous. यहाँ से जो डीएनए की स्ट्रैंड है, ठीक है ना, इसमें क्या हो रहा है, ये डीएनए की स्ट्रैंड जो सिंथेसिस हो रही है ये सेमी डिसकंटिन्यूअस हो रही है। दैट इज इट, ये क्या हो रही है, ये स्मॉल स्ट्रेचेस में सिंथेसिस डीएनए की हो रही है ना। समझ में आ गया मैंने क्या बताया? यहाँ तक एंजाइम याद रखे पूरे, यहाँ तक ये जो है कोर पॉलीमर, ये किन का बना हुआ है, कोर पॉलीमर की क्या फंक्शन है, जो ये डीएनए की सिंथेसिस ऐसे ऐसे हो रही थी, है ना, लेकिन हम डीएनए की सिंथेसिस इधर पढ़ इधर रहे थे, लेकिन सिंथेसिस इधर हो रही थी। कोर पॉलीमर है जिसने इसको फिर अपने साथ बाइंड करके रखा टाउ के साथ, फिर यहाँ उठा लाया, फिर यहाँ तक डीएनए की सिंथेसिस करवाई, फिर यहाँ तक उठा लाया यहाँ पर, फिर ऐसे डीएनए की सिंथेसिस करवाई, है ना। यहाँ तक समझ में आ गया, दिस इज कंप्लीट इलांगेशन। अब क्या होगा, अब डीएनए की टर्मिनेशन की तरफ हम चलते हैं। टर्मिनेशन में अब क्या हम देखते हैं, चलो लंबा दास्तान है। अब डीएनए की सिंथेसिस हो रही है ना। अब हमें कुछ डीएनए ऐसा मिला फाइनल में, है ना, दैट इज 5 to 3'। यहाँ क्या होगा, 5 to 3', यहाँ 3 to 5', स्मॉल स्ट्रेचेस में हो रहा था, 5 to 3, 5 to 3, ऐसे कुछ स्टैंड लाइन क्या था वो था, देखा। अब डीएनए की सिंथेसिस जो हुई, अब टर्मिनेशन में एक मसला रह जाता है भाई, कोई मसला नहीं रहता, सिर्फ एक ही मसला रह जाता है। डीएनए का सिंथेसिस हो रहा था, इसे आरएनए पॉलीमरेज को सिंथेसिस करने के लिए पॉलीमर चाहिए था, आरएनए पॉलीमर इसे मिला, फिर इसने डीएनए की सिंथेसिस की, लेकिन आरएनए पॉलीमर तो बच्चे यहाँ पर यूरैसिल ऐड कर देगा, यहाँ भी यूरैसिल, ऐसे यूरैसिल को ऐड करता जाएगा, है ना। मसला बन गया, सपोज ये कुछ डीएनए ऐसा बन रहा था, है ना, इसमें कुछ फिर ऐसा 5 to 3, 3, 5, यहाँ क्या था 5 to 3, ये ऐसे कंटिन्यू बनता गया था, लेकिन कभी कभार क्या था, यूरैसिल बीच बीच में भी था। ये भी बना रही है भाई, ये तो पीछे नहीं है ये स्ट्रैंड, ये भी 5 to 3, 5 to 3, 5 to 3 सिंथेसिस कर रही है भाई, लेकिन इसमें भी यूरैसिल है। लेकिन और एक प्रॉब्लम भी है, एक तो यूरैसिल है, दूसरा डीएनए स्ट्रेचेस में है। अब क्या होगा, ये होगा सिंपली, पहले हम आरएनए को रिमूव करते हैं। मैंने आपको बताया था आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो था वो क्या करता है, वो रिपेयर करता है या रिमूव करता है आरएनए प्राइमर्स को, है ना। फिर जो उसके बाद जो स्मॉल माइनर जो रहते थे एरर्स, उनको रिमूव करता था आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। फिलहाल हम फर्स्ट की फंक्शन देखते हैं। फर्स्ट क्या कर रहा था भाई,
फर्स्ट सिंपली इन आरएनए पॉलीमर्स को रिमूव करेगा। कौन? डीएनए पॉल फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, रिमूव्स आरएनए पॉलीमर्स। आरएनए पॉलीमर को बाय डीएनए फर्स्ट रिमूव करेगा। कौन करेगा रिमूव? डीएनए फर्स्ट बाय। अब डीएनए में आरएनए हमें निकल गया भाई, अब डीएनए ही है, दिस इज कंप्लीट डीएनए नाउ। कोई एरर होगा फिर भी, अगर और भी कोई एरर होगा स्मॉल एरर, फिर उसमें आरएनए पॉलीमरेज जो थर्ड होता है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो मेन एंजाइम होता है, फिर सेकंड जब माइनर रिमूव करता है, फिर उसके बाद जो और रह जाते हैं उनको थर्ड रिमूव करता है। लेकिन जो बड़ी फंक्शन थी यूरेसिल को रिमूव करना, वो उन दोनों को नहीं आता है, वो सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को आता है। अब इस पॉलीमरेज ने ऐसे रिमूव कर दिया ये, अब ये डीएनए जो है बन गया, है ना। अब क्या रहता है यहाँ पर, अब निचले वाली स्ट्रैंड में जो है, दूसरे वाली स्ट्रैंड में, इसमें भी हमें डीएनए मिल गया आरएनए के बगैर। लेकिन अब क्या है, दिस डीएनए इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू स्मॉल स्ट्रेचेस, है ना। नाउ दीज स्ट्रेचेस आर ज्वाइंड बाय अनदर एंजाइम कॉल्ड डीएनए, क्या कहते हैं हमें इसे, डीएनए लाइगेज, डिस्कवर्ड बाय खुराना। खुराना ने क्या बताया, एक एंजाइम है डीएनए लाइगेज, जो क्या करेगा, लाइगेज की फंक्शन है डीएनए को जोड़ना। जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी देखा होगा, डीएनए को हम जोड़ते हैं किसके साथ, डीएनए लाइगेज के साथ। अब ये डीएनए भी जुड़ गया, ये भी जुड़ गया, अब हमें कंप्लीट क्या बन गया, डीएनए। किन में बन गया, प्रोकैरियोट्स में। सभी एंजाइम देखे हमने, क्या देखा फिर, कैसे होता था, ये स्ट्रैंड ऐसे जा रही थी, फिर किसने इसे, एंजाइम ने इसे फिर वापस लाया, फिर वापस लाया, फिर वापस लाया, फिर सिंथेसिस करवाई, है ना। अब हमें कि ओवरऑल जो एप्लीकेशन है उसका अब व्यू प्रोकैरियोट्स में कैसा होगा। देखो बच्चे, ये थोड़ी डिफिकल्ट है एप्लीकेशन पढ़ना, बहुत लेंथी मैकेनिज्म है, लेकिन समझने की कोशिश करना। जब हमने डीएनए प्रोकैरियोट्स का देखा था, तो कुछ डीएनए ऐसा था ना, है ना, डीएनए कुछ ऐसा था। फिर मैंने आपको बताया था बच्चे, रेप्लिकेशन जो है बाइडायरेक्शनल होगी, है ना, बाइडायरेक्शनल होगी। ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए पोलरिटी वगैरह क्या होती है डीएनए में। मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो सोचते हैं जो ऊपर वाली स्ट्रैंड होगी हमेशा वो 5 to 3 डैश होगी। ऐसा नहीं होता है बच्चे। अगर ये स्ट्रैंड 3 डैश होगी, ये 5 होगी, ये कौन सी होगी, फिर 5 to 3 डैश। अब यहाँ क्या होगी, 5 है, फिर 5 नहीं होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 3 डैश to 5 डैश। अब यहाँ क्या होगा, 3 डैश, यहाँ क्या होगा, 5 डैश। ऐसा अगर डीएनए है, बाई डायरेक्शन इधर भी हो रही है सिंथेसिस, इधर भी हो रही है सिंथेसिस। अब 3 to 5 डैश जो स्ट्रैंड थी वो क्या सिंथेसिस कर रही थी, है ना, वो सिंथेसिस कर रही थी लैगिंग डीएनए को, कर रही थी ना, लैगिंग डीएनए को सिंथेसिस कर रही थी। अब ये डीएनए क्या होगा, स्मॉल स्ट्रेचेस में होगा, यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे। लेकिन फिर इसकी पोलरिटी क्या बन जाती है, यहाँ से 5 to 3, ऐसे ऐसे, यहाँ से 5 to 3, है ना। अब ये वाली स्ट्रैंड जो है, यहाँ पर क्या होता था, 5 डैश, ये ऐसे डीएनए कंटिन्यू करता, है ना, यहाँ पर क्या होता फिर 3 डैश, है ना, नया वाला डीएनए। अब अगर हम यहाँ यही मैकेनिज्म देखें, ये वाली स्ट्रैंड जो है लीडिंग होगी ऐसे, क्यों होगी, यहाँ 3 है, यहाँ 5 होगा, 3 होगा, 5 to 3 डैश जो डीएनए सिंथेसिस होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होती है सिंथेसिस वहां पर। अब यहाँ पर क्या होगी, डिसकंटिन्यूअस होगी। कैसे होगी डिसकंटिन्यूअस, मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर 5 है, अब 3 है, यहाँ पर फिर होगा 3, यहाँ पर होगा 5, ऐसे डीएनए होगा, है ना। लेकिन हमें तो डीएनए 5 से 3 चाहिए, है ना। अब यहाँ भी स्ट्रेचेस में होगा, स्मॉल स्ट्रेचेस में डीएनए सिंथेसिस। पोलरिटी कुछ ऐसे ही होगी, यहाँ पे क्या था 3 डैश to 5 डैश, ऐसे ही होगा 5 to 3 डैश, यहाँ भी होगा, यहाँ अगर 3 था, यहाँ होगा 5 to 3 डैश, है ना। ऐसे ही अब डीएनए की सिंथेसिस होगी। अब बच्चे समझ लीजिए, यहाँ पर जब देखो ये स्ट्रैंड जो ऊपर वाली यहाँ है 3 to 5 है, फिर यहाँ पे जो ये 3 to 5 है, ठीक है ना, 3 to 5 है, फिर यहाँ से 3 to 5 है। अब ये वाली यहाँ पर 5 to 3 है, ये वाली यहाँ से 5 to 3 है, ठीक है। ये अब कंप्लीट हो गया किसके बारे में, रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। अब हम रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स में भी देखेंगे, उसके लिए हम जो दूसरा वाला लेक्चर बनाएंगे, ठीक है।
अब और मैं आपको और एक बात बता दूं, जो और एक कभी कभार डीएनए में क्या हो जाती हैं, जो रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो जाती हैं, वो कितनी होती हैं, 1/10,000, 10,000 में से, दैट इज 10K रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड्स 10 में से एक हो जाती हैं, ठीक है ना। उसे रिमूव कौन करता है, पॉल थर्ड। रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड्स को पॉल थर्ड जो है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है रिमूव करता है। किन को करता है, जो रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए में हो जाती हैं, ठीक है ना। उतनी ज्यादा रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड्स नहीं होती, 10,000 में एक होती हैं, लेकिन फिर भी डीएनए बहुत है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, फिर बहुत सारे ऐसे एरर हो गए, रिमूव तो करना है। ये था कंप्लीट अबाउट द रेप्लिकेशंस ऑफ प्रोकैरियोट्स। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वायरी हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दिया हुआ है, तो आप मुझे सिंपली वहाँ से कॉल कर सकते हो। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।